बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कंबर अब्बास। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करना है कि इसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और इसकी अपीयरेंस क्या है और ये किस किस प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। पहला जो हमारे पास ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल, कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है कि यहाँ एटीपी जनरेट होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जनरेट होता है। इसी तरह दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सेमी ऑटोनोमस, और तीसरा जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कौन सी होती हैं? ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स वो होती हैं जो कि अपना सारा का सारा काम खुद पे डिपेंड करता है, उनका वो खुद अपना सारा का सारा काम परफॉर्म करती हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोनोमस। और सेमी ऑटोनोमस वो होती हैं कि जिनको इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर होती हैं फ्रॉम ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ताकि वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकें। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स की एग्जांपल ये है कि एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी है क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैं। इसी तरह ऑटोनोमस ऑर्गेनल वो है कि जो कि खुद ब खुद अपना काम परफॉर्म करे, वो है न्यूक्लियस। सेमी ऑटोनोमस दो है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी है क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्या है? ऑटोनोमस में न्यूक्लियस। सेमी ऑटोनोमस से ये मुराद हुआ कि ये न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस लेता है और अपने प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करता है। इसी तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल कौन सी होती हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स उन्हें कहते हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स हो और वो रेप्लिकेट करके अपने उसी माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑर्गेनल के अंदर रेप्लिकेट करके प्रोटीन्स प्रिपेयर कर सकें। इनको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग हमारे पास तीन है, एक न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनका साइज़ और नंबर वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एथलीट है, एक जिम जो पर्सन है जो होते हैं जिम जाते हैं, उनके अंदर जो बाइसेप्स का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इतनी को तादाद में बढ़ चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज़ भी बढ़ा जाता है और बाइसेप मसल का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। ये बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर इनका साइज़ और नंबर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ होगा, ताकि वो एक्सरसाइज के दौरान जो एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उसको पूरा कर सकें। दूसरा पॉइंट है डीएनए और राइबोसोम्स। डीएनए और राइबोसोम्स इनका अपना होता है, जिसकी वजह से इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल भी कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पास्ट पेपर में भी एमसीक्यूज आ चुका है कि राइबोसोम जो है वो किस टाइप का होता है। आइदर वो 80S होता है, 70S होता है, उसका साइज़ क्या होता है राइबोसोम्स का। याद रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज़ होता है 70S होता है साइज़ उनका। इसी तरह हम अपीयरेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस तरह का इनकी अपीयरेंस जाहिर होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आइदर ये वेजिकल्स फॉर्म होते हैं, रोड लाइक होते हैं, और आइदर फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जैसा कि आप ये फिगर में भी देख सकते हैं, ये स्मूथ है। इसी तरह इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी और सिस्टर्नी में फ़र्क ये है कि क्रिस्टी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, जबकि सिस्टर्नी गोल्जी एप्लेटस में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। ये इस तरह का एमसीक्यूज पूछ के बहुत बारी कंफ्यूज किया जाता है। इसी तरह आउटर मेम्ब्रेन को हम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन को हम प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन पे हमारे पास कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये जो है ये F1 पार्टिकल्स हैं, F1 पार्टिकल्स। इनर मेम्ब्रेन में जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसकी क्या कंपोजिशन है? उसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं
और कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है। पहला तो फंक्शन यही है कि पावर हाउस ऑफ सेल है, दूसरे सेल्स के एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एटीपी यहाँ बनता है। दूसरा फंक्शन यह है कि यहाँ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? क्रैब साइकिल को हमने बहुत डिटेल से बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस किया। एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई फूड मॉलिक्यूल्स इंटेक्ट करते हैं जिनसे वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक। इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट जो एक प्लास्टिड्स की टाइप है। क्लोरोप्लास्ट को हम डिस्कस करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट के मतलब वो है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। इनके पास अपना डीएनए राइबोसोम्स होता है, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरह सेमी ऑटोनोमस क्लोरोप्लास्ट है। इसी तरह आगे हम क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन के दरमियान डिस्कस करते हैं फ़र्क। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ऑन दी सरफेस ऑफ थैलाकॉइड। क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में ये फ़र्क होता है कि क्लोरोफिल का जो हमारे पास रिंग होती है ना, पोरफायरिन रिंग, उसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, जबकि हेमोग्लोबिन की पोरफायरिन रिंग में हमारे पास हीम कंपाउंड या आयरन प्रेजेंट होता है। ये दोनों में क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में फ़र्क है। इसी तरह स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट का। ये भी जो है ये शेप और साइज़ में वेरी करता है। अमूमन जो साइज़ होता है इसका 4 to 6 माइक्रोमीटर। लाइट माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में ये हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर्स अपेयर हो रहे होते हैं जो कि ग्रेना पर मुश्तमिल होते हैं। ग्रेना को भी आगे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या क्या हमें अपेयर हो रहा होता है? पहला जो हमारे पास है वो इन्वेलप के डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अपेयर हो रहा होगा। स्ट्रोमा जो कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। इसी तरह थैलाकॉइड ये तीन स्ट्रक्चर्स हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अपेयर हो रहे होंगे। थैलाकॉइड क्या होता है? थैलाकॉइड जो है ये हमारे पास एक फ्लैटेंड वेजिकल होता है जिसके ऊपर हमारे पास क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। 50 से ज़्यादा थैलाकॉइड्स आपस में पाइलअप होते हैं और हमारे पास ग्रेना बन जाता है। इसी तरह हम स्ट्रोमा के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रोमा जो है ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह इधर क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। ये दोनों मिलकर प्रोटीन्स में ट्रांसलेशन में अहम किरदार अदा कर देंगे। इसी तरह स्ट्रोमा में हमारे पास डार्क रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे कि हमने बायोएनर्जेटिक्स में भी डिस्कस किया था। डार्क रिएक्शन क्या होता है? डार्क रिएक्शंस हमारे पास होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको लाइट डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं होती। इधर हमारे पास CO2 जो है ये हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसी तरह ग्रेना में हमारे पास लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। अब लाइट रिएक्शन क्या होता है? जो कि लाइट डायरेक्टली रिक्वायर करता है। लाइट रिएक्शन में हमने बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस किया था कि ये सनलाइट को डायरेक्टली ट्रैप करता है और ATP की फॉर्मेशन कर देता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिए, ये हमारे पास इन्वेलप है, दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये जो है ये पूरा का पूरा ग्रेन है, ग्रेनम ज़्यादा अगर मिल जाएगा तो ग्रेना हो जाएगा प्लूरल। इसी तरह ये जो एक वेजिकल है इसे हम थैलाकॉइड कहते हैं। इधर ही हमारे पास क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड। ये जो ग्रेना जो है ये आपस में एक नॉन ग्रीन पार्ट के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं जिसको हम इंटरग्रेनम कहते हैं। इंटरग्रेनम। ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन्हें ज़हन में रखिएगा। आगे हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं।
न्यूक्लियस जो है ये हमारे सेल का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं? जैसा कि ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर तमाम एक्टिविटीज़, बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़, हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसी तरह जो न्यूक्लियस जो है ये भी तमाम सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस जो है सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सबसे जो मेन डिफरेंस होता है, जो इनिशियल डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान, वो होता है न्यूक्लियस। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियो मीन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स का मतलब हुआ कि ये बिफोर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बनने से पहले ही बन गए थे और इनके अंदर कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। इसी तरह यूकैरियोट्स मतलब यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी तरह प्लांट और एनिमल सेल में न्यूक्लियस का क्या डिफरेंस है? प्लांट के अंदर जो है ये न्यूक्लियस जो है ये अराउंड द पेरिफेरी प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में ये सेंट्रल पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद होता है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस होता है। इसी तरह न्यूक्लियस की शेप वेरी करती रहती है। ये स्पिंडल शेप भी हो सकता है, सर्कुलर शेप भी हो सकता है और किसी दूसरी शेप में भी प्रेजेंट हो सकता है। न्यूक्लियस का नंबर भी वेरी कर सकता है, मोनोन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। अब मोनोन्यूक्लिएट सेल की क्या एग्जांपल है? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल के अंदर ये भी याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। अगर आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी हासिल करता है? आरबीसीज याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह बाईन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट की एग्जांपल होती है स्केलेटल मसल सेल। आगे हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर में जो आउटर पार्ट होता है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होता है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होती है, उसके साथ एसोसिएट होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आगे देखा जाए तो कौन सी टाइप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है? वो होती है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होगा। इसी तरह इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाएगा। इसी तरह न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, इनका नंबर भी वेरी करता है। ये बनते कैसे हैं? आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स जब फ्यूज़ कर जाती हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स बनते हैं। न्यूक्लियर पोर्स में हमारे पास जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उससे हम न्यूक्लियोपोरिन कहते हैं और ये एज अ गेटवे एक्ट एज अ गेटवे, जो कि न्यूक्लियस से किसी चीज़ को साइटोप्लाज्म में मूव कराने के लिए न्यूक्लियर पोर्स अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर पोर्स का जो नंबर है वो वेरी करता है। अगर कोई अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होगा, जैसे कि एग सेल, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, डिफ्रेंशिएटेड सेल उसे कहते हैं जो कि मेच्योर हो। एग सेल मेच्योर नहीं होता, इसके अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स होंगे वो अबाउट 30,000 भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर आरबीसीज डिफ्रेंशिएटेड सेल की एग्जांपल ली जाए, मेच्योर आरबीसीज की एग्जांपल ली जाए तो 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह जो तीसरा पार्ट होगा वो है न्यूक्लियोप्लाज्म जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है? हमारे पास DNA, RNA, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम आयंस और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। ये तमाम के तमाम जो ये मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ये कंपाउंड्स हैं, ये सब के सब न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस को हमने राइबोसोम्स में भी डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स की फैक्ट्रीज जो कहाँ प्रेजेंट होती है वो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नॉन मेम्ब्रेनस, इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसकी अमाउंट क्या हो सकती है? एक या एक से ज़्यादा भी किसी सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सिंगल होगा तो न्यूक्लियोलस, अगर ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियोलाइड। इसी तरह डार्कली स्टेन्ड अगर स्टेनिंग की जाए, स्टेन की जाए तो डार्कली स्टेन्ड, इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है। इसी तरह न्यूक्लियोलस अपेयर ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान ये अपेयर होते हैं, जबकि सेल डिवीजन के दौरान ये डिसअपेयर हो जाते हैं। राइबोसोम्स फैक्ट्रीज न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोलस के दो पार्ट्स होते हैं,
एक होता है पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया और एक होता है सेंट्रल फिब्रिल एरिया। पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया में क्या होता है, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स सब यूनिट्स के प्रिकर्सर प्रेजेंट होते हैं जिनसे राइबोसोम्स बनना होता है। इसी तरह सेंट्रल फिब्रिल एरिया में राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी न्यूक्लियस के मतलब, वो ये है कि ये ऑटोनोमस होता है। जैसे सेमी ऑटोनोमस था ना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसी तरह न्यूक्लियस जो होते हैं ये ऑटोनोमस होते हैं, इनको किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में फ़र्क पता है, या आपको तो पता ही होगा कि क्रोमेटिन जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि क्रोमोसोम जो होता है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं और इनके सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो है ये डीएनए और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है और क्रोमोसोम्स का नंबर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसा कि मैन के अंदर हमारे पास 46 होते हैं, इसी तरह चिंपैंजी के अंदर 48, और भी अमाउंट लिखी होगी बुक में अंदर, उनको कर लीजिएगा याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। ये था हमारा सारा न्यूक्लियस का टॉपिक, इसे अच्छी तरह ज़हन में रखिएगा। यहाँ पर हमारा एंड होता है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के टॉपिक का। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक को पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।